गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्कीन के सेकंड वीडियो लेक्चर में एल्कीन के बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। एल्कीन बनाने की अधिकांश जो विधियां हैं वो विलोपन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती हैं। विलोपन अभिक्रिया जो कि आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से दो परमाणु या समूह विलोपित होकर अणु में असंतृप्तता पैदा करते हैं और इसे हम 1,2 या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो सबसे कॉमन और विधि है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण। When alcohol is heated in the presence of sulfuric acid, a molecule of water is eliminated and alkene is formed. यानी कि जब अल्कोहल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो जल के अणु का विलोपन होकर एल्कीन का निर्माण होता है। तो आप फर्स्ट रिएक्शन में देख सकते हैं, अल्कोहल के साथ हमने लिया है H2SO4। ट्रायंगल आप जानते हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल साइन का मतलब होता है हीट करना अभिक्रिया को, और जल का अणु बाहर निकल गया और इस तरह से एल्कीन का निर्माण हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है, 160 से 170 डिग्री ये हम टेम्परेचर दिखाया गया है और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया की जा रही है और इथाइलिन बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और थर्ड रिएक्शन प्रोपेनॉल है, N प्रोपिल अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2OH, और इससे आपको मिली प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का मतलब जल के अणु का बाहर निकलना, तो उससे एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज इन एलिमिनेशन एंड इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड्स इन द लेबोरेटरी आर ब्रोस्टेड एसिड। प्रोटोन डोनर, जो प्रोटोन दे सकते हैं, वो एसिड्स कॉमनली हम यूज करते हैं लुइस एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड, और इसके अलावा हम लुइस एसिड जैसे कि एल्यूमिनिया भी ऑफन यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया है जिसमें हम प्रबल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, और लुइस एसिड जैसे कि एल्यूमिनिया वगैरह भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप नीचे पिंक कलर में आप रिएक्शन देख रहे हैं, एक कार्बन पर H है, दूसरे पर OH है। H प्लस का मतलब होता है कि प्रोटोन की उपस्थिति में आप हीट कर रहे हो, अल्कोहल को हीट कर रहे हो, तो H और OH निकल गया, एक कार्बन से H, दूसरे कार्बन से OH, यानी कि 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। Alcohol in which hydroxy group is attached to primary carbon are most difficult to dehydrate. Dehydration of ethanol, for example, requires concentrated sulfuric acid and high temperature 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अल्कोहल्स जो प्राइमरी होते हैं उनको डिहाइड्रेशन डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि उनके लिए हमें ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती हैं। शांत सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और कंसनट्रेटेड, यानी कि बिल्कुल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, 180 डिग्री, 180 से 185 डिग्री टेम्परेचर पर ही प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उनके लिए थोड़ी कंडीशन माइल्ड हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर नीचे ब्लू कलर के चित्र में आप देखें, साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर आपको दिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉल दिखाया हुआ है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसका जब डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो 85% ही फास्फोरिक एसिड चाहिए, और टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम, 165 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी और इससे बन गई एल्कीन, साइक्लोहेक्सीन। तो सेकेंडरी अल्कोहल जब हमने लिया तो कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड हो गई
और अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो कंडीशन और भी माइल्ड हो जाती हैं। इतने इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं टर्शरी अल्कोहल्स कि हमें सिर्फ 25% या 20% सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर भी 85 डिग्री हो रह जाता है। यानी कि टर्शरी जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी अल्कोहल की तरफ जाते हैं तो एल्कीन का बनना सुगम हो जाता है, कंडीशन माइल्ड हो जाती है। तो जो क्रियाशीलता का ऑर्डर है अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का ऑर्डर है टर्शरी अल्कोहल इज इजी डिहाइड्रेशन हो जाता है देन सेकेंडरी में, और सेकेंडरी इज मोर डिहाइड्रेटेड एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। तो इसलिए अल्कोहल में जो निर्जलीकरण होता है वो उसकी अल्कोहल की संरचना पर डिपेंड करता है। टर्शरी अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट हो जाएंगे सेकेंडरी से सेकेंडरी प्राइमरी से। तो ऐसा क्या हो जाता है, तो इसलिए हमें इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें। तो मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन एंड ईवन रिएक्शन। आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में दो तरह के रिएक्शन पढ़े हैं, एलिमिनेशन E1 एंड E2। E1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और E2 1 स्टेप में। तो ये जो रिएक्शन है ये E1 है। This mechanism is an E1 reaction and which substrate is a protonated alcohol या alkyl oxonium ion. We consider dehydration of secondary alcohol that process through carbonium ion as an intermediate. तो 3 स्टेप दिखाए हुए हैं आपको रिएक्शन में। पर्पल कलर में आपको 3 स्टेप आप रिएक्शन में देख रहे हैं। उदाहरण दिया है हमने सेकेंडरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल पर जब हम फर्स्ट स्टेप देखिए आप, फास्ट रिएक्शन हो रहा है, H2SO4 आया, H2SO4 प्रोटोन देगा और वो प्रोटोन कहाँ आएगा, अल्कोहल के OH पर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तो प्रोटोनेटेड हो जाएगा वो और क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन और प्लस HSO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिला, प्रोटोन। तो इस तरह से मुख्य सबस्ट्रेट हमारा हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनीकरण हो गया। सेकेंड स्टेप देखिए कार्बोकैटायन का बनना। सेकेंड स्टेप देखिए आप, तो ये जो OH2 है, अब ये प्रोसेस या ये स्टेप स्लो है। RDS लिखा हुआ है, डॉट में R.D रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सेकेंड स्टेप है वो अभिक्रिया की गति को निर्धारित करेगा। आप पढ़ चुके हैं पूर्व के अंदर कि जो धीमा पद होता है, जब अभिक्रिया कई पदों में होती है तो उसमें जो धीमा पद होता है वो अभिक्रिया की गति को निर्धारित करता है, क्योंकि उसके लिए जो ऊर्जा बैरियर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अब इस सेकेंड स्टेप में H2O बाहर निकल जाएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जिस कार्बन से जल का अणु बाहर निकलेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बन गया। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कार्बोनियम आयन की रिएक्शंस, जिसमें कि दो तरह से अभिक्रियाएं होगी। कार्बोनियम आयन के पास क्या होता है, कार्बोनियम आयन जिसके पास बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसलिए वो ऐसे अभिकारक से क्रिया करेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, एक तो उस पर कोई आक्रमण करे जो इलेक्ट्रॉन लेकर आए, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया, और दूसरी कार्बोनियम आयन पर अभिक्रिया होती है कि वहां से प्रोटॉन निकल जाए, एलिमिनेशन हो जाए। आपने पढ़ा होगा कार्बोनियम आयन के अंदर, अगर आपको नहीं ध्यान है तो फर्स्ट चैप्टर को आप वापस से रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपको जो आगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनकी अभिक्रियाएं जब टीचर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें। तो इस प्रकार से कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ और कार्बोनियम आयन से अब क्या बनेगी, एल्कीन।
तो एल्कीन कैसे बनेगी अब कार्बोनियम आयन से? कार्बन के पास स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेगा कार्बोनियम आयन? जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसके जो पास वाला कार्बन है, जिसे हम बीटा कार्बन कहेंगे, उस पर लगा हुआ जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो निकल जाएगा और जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं थर्ड स्टेप में एरो से दिखाया हुआ है मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको एरो से आपको दिखाया हुआ है। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? CH और CH2 के बीच में। आप एरो से समझ रहे होंगे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में आ गए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बोनियम आयन कार्बन के बाहरी कक्ष में, और इस प्रकार से स्थायी यौगिक बन गया एल्कीन, और जो HSO4 था वापस किसमें बदल गया? H2SO4 में। तो इस तरह से ये जो है आपका H2SO4, इससे H मिला, उससे प्रोटोनीकरण हुआ, प्रोटोनीकरण के बाद जल का अणु निकला, सेकंड स्टेप में कार्बोनियम आयन बना, थर्ड स्टेप में प्रोटॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाएगा, और जिससे कार्बोनियम जो आयन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और स्थायी यौगिक में बदल जाएगा एल्कीन के अंदर। तो इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न हो। अब आती है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एंड ऑकरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब चूंकि जैसे आपने पढ़ा इसके अंदर कि 1-2 एलिमिनेशन है, अभिक्रिया की जो गति है वो कार्बोनियम आयन के बनने पर निर्भर करती है। तो अगर टर्शरी कार्बोनियम आयन बनेगा तो अभिक्रिया ज़्यादा स्थायी होगी सेकेंडरी की तुलना में, सेकेंडरी बनता हो तो प्राइमरी। तो चूंकि ये 1-2 एलिमिनेशन है, अगर किसी अभिकारक की संरचना इस प्रकार की है कि उसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन हो सेकेंड कार्बन पर, या उससे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हो, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो उस प्रकार से वो कहलाती है क्षेत्रीय वर्णात्मकता। तो अब आप ये पर्पल, लाइट पर्पल कलर में आपको संरचना दिखाई गई है 3,3-डाईमेथिल 2-ब्यूटेनॉल। इसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, आणविक पुनर्विन्यास। तो पुनर्विन्यास इसमें यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट न बनकर कैसे बन रहे हैं? 2 मेजर लिखा हुआ है, एक माइनर। तो ये कैसे बन रहे हैं? अल्कोहल कैसा है? सेकेंडरी। आप देख रहे हैं अल्कोहल सेकेंडरी है, इसलिए 85% फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सेकेंडरी जो कार्बन है उस पर डिहाइड्रेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा, OH2 हो जाएगा, OH2 निकल लेगा और क्या बन जाएगा? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। आप ब्लू कलर के फर्स्ट जो डायग्राम है उसको देखिए, CH पे प्लस लिखा हुआ है, तो वो क्या है? कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हो गया। और अब सेकेंडरी से अगर तृतीयक कार्बोनियम आयन बन सकता है तो उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये बना है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, और अगर इसके निकट वाले कार्बन से CH3 समूह, यहाँ जो पास वाला कार्बन है जिस पर 3 कार्बन लगे हैं, तो 1-2 शिफ्ट हो जाएगा, 1-2 एल्किल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो कार्बोनियम आयन के पास वाला कार्बन है जिस पर 3 मैथिल समूह लगे हैं, आप देख सकते हैं, तो एक मैथिल समूह का माइग्रेशन होगा। कहाँ माइग्रेट हो जाएगा? वो कार्बोनियम आयन वाले यानी कि C पॉजिटिव पर। तो इस तरह से वो माइग्रेट करेगा और फाइनली ब्रैकेट में आपको दिखाया गया है माइग्रेशन। ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें आंशिक बंध बने होते हैं। संक्रमण अवस्था में जो भी बंध टूटता है या बनता है वो डॉटेड से दिखाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं बन गया, और अब ये CH3 फाइनली सेकेंड कार्बन पर शिफ्ट हो गया, और जिस कार्बन पर CH3 था वहाँ पर क्या आ गया? धनावेश, यानी कि सेकेंडरी से किसमें पुनर्विन्यास हो गया? तृतीयक कार्बोकैटायन। तो तृतीयक कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्थायी होता है, तो इसलिए अभिक्रिया से 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे।
तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे पुनर्विन्यास होकर 1,2 एल्किल शिफ्ट होकर टर्शरी कार्बोनियम आयन का निर्माण हो जाता है। तो अब फाइनली जो थर्ड स्टेप होगा, इस बने हुए टर्शरी कार्बोकैटायन से प्रोटॉन लॉस होगा और एल्कीन बनेगी, जो कि अब आप नीचे लाइट पर्पल कलर में देखिए, आपको जो कार्बोनियम आयन दिखाया है टर्शरी, वहाँ पर दो प्रकार के हाइड्रोजन हैं पास वाले कार्बन से, एक को बी लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है ए। जो ए वाला हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है और जो बी वाला है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो अब अगर ए वाला हाइड्रोजन निकलता है, प्रोटॉन के रूप में निकलता है, हाइड्रोजन ए वाला प्रोटॉन के रूप में ही निकलेगा, क्योंकि तभी तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो अगर ए वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला तो ए वाली एल्कीन बनेगी जो कि लेस स्टेबल होगी, और अगर बी वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलेगा तो जो एल्कीन बनेगी वो ज़्यादा स्थायी होगी, क्योंकि जो एल्कीन का स्थायित्व होता है वो कार्बन पर लगे हुए जो एल्किल समूह हैं, जितने ज़्यादा एल्किल समूह होते हैं उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। तो जो बी से अगर बी हाइड्रोजन निकलता है बाहर, तो जो एल्कीन आपको मिल रही है उस पर 4 प्रतिस्थापित समूह लगे हुए हैं, जबकि ए एल्कीन से सिर्फ 2 ही प्रतिस्थापित समूह हैं। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पर 2 आर हैं, जबकि बी में चारों ही आर हैं। इसलिए बी वाली एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगी, और इसलिए जब इस यौगिक की अभिक्रिया कराई जाएगी, इसका डिहाइड्रेशन कराया जाएगा, तो 2 तरह के उत्पाद बनेंगे। तो ये 2 तरह के उत्पाद इसीलिए बनेंगे क्योंकि जो अभिकारक था उससे सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनता है, और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का पुनर्विन्यास होकर टर्शरी कार्बोनियम आयन बन जाता है, और फिर इस टर्शरी कार्बोनियम आयन से 2 प्रकार से विलोपन संभव है हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में, जिसके कारण 2 तरह के उत्पाद बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।